तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सोल्यूशन इस वीडियो का। तो यार आप लोग का काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि इसका क्वेश्चन पेपर का वीडियो तो डाल दिए, इसका सोल्यूशन वीडियो कहाँ है। अब देखो यार, इसका क्वेश्चन पेपर वीडियो बनाना उतना हार्ड नहीं होता है एज कम्पेयर टू उसका सोल्यूशन वीडियो बनाना, क्योंकि उसके ऊपर हमें काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है, आंसर बनाना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, यार काफी ज्यादा चीज करना पड़ता है। वेल वो सब तो हमारा काम है और वो हम लोग करेंगे क्योंकि आप लोग हम लोग को इसलिए सब्सक्राइब करते हो। मैं तो यार हमेशा कोशिश करता हूँ जब भी मैं इसका क्वेश्चन पेपर का वीडियो डालता हूँ उसी समय इसका मैं सोल्यूशन वीडियो भी डालने का कोशिश करता हूँ, बट क्योंकि उसका सोल्यूशन वीडियो काफी ज्यादा बड़ा होता है तो उसको मैंने को 2-3 दिन पोस्टपोन करके डालना पड़ता है। अब आप लोग यही क्वेश्चन पेपर देख लो, वीडियो तो सिर्फ 3 मिनट का है बट उसका आंसर जो है काफी घंटे का होने वाला है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ इसका जो सोल्यूशन वीडियो बना वो 1 घंटा से कम का ही बनाऊं, बट आज की इस वीडियो में जो हम लोग सोल्यूशन वीडियो देखेंगे वो 1 घंटा से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो यार देखो आज की इस वीडियो जो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे वो सिर्फ फिजिक्स का होने वाला है, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का डालेंगे। अब देखो केमिस्ट्री काफी ज्यादा छोटा है तो हम लोग केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ करने की कोशिश करेंगे, बट आज की इस वीडियो में हम लोग यार सिर्फ फिजिक्स देखेंगे क्योंकि फिजिक्स का जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे जो कि काफी ज्यादा छोटा है, बायोलॉजी को भी उसी के साथ कवर कर देंगे। तो ये पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम लोग ज्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर हीट, ठीक है। तो चैप्टर हीट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मैंने टोटल 10 क्वेश्चन बनाए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड चैप्टर हीट में जो अलग अलग टॉपिक होता है सबको कंबाइन करके 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स या फिर 5-5 मार्क्स का यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा बेसिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबको देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोला है कि डिफाइन कैलोरीज। कैलोरीज क्या होता है या फिर किलो कैलोरीज क्या होता है, ठीक है। मींस हम लोग को दोनों को अलग अलग डिफाइन करना है और दोनों को भी करना है, ठीक है। मींस हम लोग सबसे पहले 1 कैलोरी, कैलोरी का कहने का मतलब है 1 कैलोरी एंड किलो कैलोरी का कहने का मतलब है 1 किलो कैलोरी, ठीक है। आप लोग को इन दोनों को डिफाइन करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एंड लगा है और नहीं लगा है, ठीक है। और लगा रहता है तो दोनों में से कोई एक करना होता, बट यहाँ पर जो है हम लोग को दोनों को करना है, ठीक है। ये जो है मैक्सिमम 2 मार्क्स का सवाल बन के आ सकता है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो काफी ज्यादा सिंपल होता है हम लोग को कैलोरी को समझना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि बेसिक कैलोरी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर कैलोरी होगा ओ होगा। तो यहाँ पर कैलोरी क्या होता है, तो हीट इज मेजर्ड इन कैलोरीज। हीट को जो होता है हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं। हीट को हम लोग अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट जो होता है, मींस स्टैंडर्ड मींस जो बेसिक यूनिट है जिसको हम लोग जनरली हीट को मेजर करेंगे वो जूल में होगा, ठीक है। जूल में हम लोग मेजर करते हैं, बट अलग अलग फॉर्म्स होते हैं हीट के यूनिट्स के, ठीक है। इसमें कैलोरी एक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैलोरी होता क्या है। ये तो हम लोग बेसिक समझे कि कैलोरी नॉर्मल भाषा में क्या होगा, ठीक है। तो हीट को जिसमें मेजर करेंगे वो कैलोरी होगा, बट 1 कैलोरी को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर 1 कैलोरी ऑफ हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस अगर हम लोग को 1 कैलोरी को डिफाइन करना हुआ सो इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है जो कि हम लोग को चाहिए होता है ताकि हम लोग टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, अगर हम लोग को 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करना हो तो उतना में जितना हम लोग का हीट एनर्जी खर्चा होगा उसको हम लोग 1 कैलोरी बोलेंगे। जिस तरह अगर हम लोग का कोई 1 ग्राम ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर है मान के चलिए 24 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हम लोग उसको 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगा तो उसको हम लोग 1 कैलोरी बोलेंगे। ये सिंपल है, इससे सिंपल नहीं हो सकता कुछ। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे किलो कैलोरी क्या होता है, ठीक है। तो ये भी सेम वही होता है, बस इसका बिगर यूनिट होता है। जिस तरह हम लोग का सेंटीमीटर जो होता है छोटा यूनिट होता है, किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है। जिस हम लोग का ग्राम छोटा यूनिट होता है एंड किलोग्राम हम लोग का बड़ा यूनिट होता है, सेम उसी तरह कैलोरी जो होता है छोटा यूनिट होता है और किलो कैलोरी बड़ा यूनिट होता है। एंड 1 अगर हम लोग 1 किलो कैलोरी का बात करें जिसको हम लोग CAL से करते हैं, ठीक है। सी हम लोग का कैलोरी को नहीं रिप्रेजेंट करते, CAL से करते हैं। सो 1 किलो कैलोरी के बराबर जो होता है 1000 कैलोरी होता है। सेम वही होता है जिस तरह हम लोग अगर बात करें 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, सॉरी कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, सेम उसी टाइप से यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो होता क्या किलो कैलोरी। सो द टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ लीटर ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल। सो सिंपल है वही है, बट यहाँ पर है क्या, यहाँ पर लीटर ऑफ वाटर, लीटर ऑफ वाटर कहने का मतलब है 1 लीटर। सो अगर हम लोग 1 लीटर ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर रहे हैं उतना में जो हम लोग का हीट एनर्जी खर्चा होगा उसको हम लोग मेजर करेंगे किलो कैलोरी। सेम यहाँ पर हम लोग का कैलोरी का ही डेफिनेशन है, बट यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ वाटर की जगह लीटर ऑफ वाटर है, कहने का मतलब है 1 लीटर ऑफ वाटर है। तो अगर हम लोग का कोई भी वाटर है, लीटर ऑफ वाटर है, वो पहले 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ठीक है। उसको हम लोग अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कन्वर्ट करें उसमें जितना हीट एनर्जी खर्चा होगा उसको हम लोग किलो कैलोरी बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ये दोनों समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम लोग का बोला है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ हीट। तो हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है वो हम लोग को सबसे पहले बताना है। उसके बाद बोला है स्टेट इट्स रिलेशन विद कैलोरीज। कैलोरीज के साथ उसका क्या रिलेशन होता है वो हम लोग को स्टैब्लिश करना है, नहीं भी होता है तब भी कर देना है। उसके बाद तीसरा यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कन्वर्ट 40 जूल इनटू किलो कैलोरीज, ठीक है। कि CL जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब किलो कैलोरीज होता है। तो हम लोग को 40 जूल को जो है यहाँ पर किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, हम लोग को तीनों को हम लोग एक साथ देख लेंगे, ठीक
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया है, सो ये मैक्सिमम 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो हम लोग इसको जरूर से देखेंगे। एंड यहाँ पर जो ऐसा यूनिट ऑफ हीट है वो जो कि जूल होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उसी का हम लोग को यहाँ पर रिलेशन बताना है कैलोरीज के साथ, ठीक है। तो दोनों का हम लोग को रिलेशन स्टैब्लिश करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑलरेडी आंसर दे रखा है 40 जूल को हम लोग को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पूछा था ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया जूल होता है, जिसको कि हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। उसके बाद यहाँ पर बोला है विच आर डिफाइंड एज, अब हम लोग इसको डिफाइन भी करेंगे। तो पूछ रहा था कि जूल को डिफाइन करने मींस ऐसा यूनिट ऑफ हीट को डिफाइन करना है। तो वहां पर इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो, विच आर डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास बाय डिग्री। कितना डिग्री? सो 1 डिग्री। सो ये जो जूल होता है हम लोग को, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी होता है? सो हीट एनर्जी होता है, जो कि हम लोग को मदद करता है, रिक्वायर होता है रेस करने में कोई भी गिवन मास, ठीक है। वो लीटर ऑफ वाटर भी हो सकता है, ग्राम ऑफ वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको जो है अगर हम लोग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करना, उतना में जो हम लोग का हीट एनर्जी खर्चा होगा, तो उसको हम लोग 1 जूल बोलेंगे, जो ये सेम टू सेम लगभग जो है हम लोग का कैलोरी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझने का क्या बात है, जूल क्या होता है, जो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी? तो हीट एनर्जी होगा। एनर्जी अलग अलग फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पर जो यूज होगा वो हीट होगा, ठीक है, क्योंकि जूल जो होता है हीट का ही फॉर्म होता है। सो अगर हम लोग देखा जाए तो ये इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है, वो हम लोग को मदद करता है कोई भी गिवन मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करने में। सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। मेन है आपको समझना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा यूनिट ऑफ हीट और जूल को आपस में रिलेशन बनाए। तो यहाँ पर सिंपल है, कैलोरीज एंड जूल आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो कैलोरी और जूल जो होता है दोनों ही यूनिट होता है, किसका? तो एनर्जी का। कौन एनर्जी का? तो हीट एनर्जी का। उसके बाद यहाँ द रिलेशन बिटवीन द कैलोरीज एंड जूल इज प्रोपोर्शनेट। दोनों का जो रिलेशन होता है आपस में प्रोपोर्शनेट होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चेंज होगा कैलोरी में, अगर हम लोग कोई भी चेंज कर रहे हैं कैलोरीज में, तो उसका इक्वल इक्विवेलेंट हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे जूल में। मींस दोनों आपस में प्रोपोर्शनेट है। अगर हम लोग जूल को इंक्रीज कर रहे हैं तो उतना हम लोग को कैलोरीज को भी इंक्रीज करना होगा। अगर हम लोग जूल को जो है कोई भी वैल्यू से डिक्रीज कर रहे हैं तो उतना जो हम लोग को कैलोरी को भी डिक्रीज करना होगा। मींस दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगा। जिस अमाउंट से आप लोग कैलोरीज को इंक्रीज करोगे, उसी अमाउंट से जो है, उसी वैल्यू से जो है आपको जूल को इंक्रीज करना होगा। एंड जिस अमाउंट से आप लोग कैलोरी को डिक्रीज करोगे, सेम उसी वैल्यू और अमाउंट से जूल को भी डिक्रीज करना होगा। इसका सिंपल का यही कहने का मतलब है कि दोनों जो होगा आपस में प्रोपोर्शनेट होगा। सिंपल ये इसका आंसर होगा। एंड अब जो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है उसकी ओर भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो उसके बाद जो हम लोग को बोला था कि 40 जूल में हम लोगों का कितना किलो कैलोरीज होगा वो हम लोग को बताना है। तो देखो उसके लिए हम लोग को समझना होगा, आखिर हम लोग को यही समझना होगा कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तभी तो हम लोग किलो कैलोरी तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए हम लोग छोटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, छोटा। अब यहाँ पर देखो 1 कैलोरी में जो होता है 4.2 जूल होता है। यहाँ पर यही इससे हम लोग को पता चला कि कैलोरी जो होगा हम लोग का थोड़ा बिगर यूनिट होगा एज कंपेयर टू जूल, ठीक है। तो जूल हम लोग का थोड़ा सा छोटा यूनिट होगा कैलोरी से। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग देखा जाए तो 4.2 जूल में हम लोग का 1 कैलोरीज हो रहा है, ठीक है। 1 कैलोरीज होता है, जो कि हम लोग CAL से करेंगे। सो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 1 जूल में कितना कैलोरीज होगा, तो 1 बाय 4.2 कैलोरीज होगा, राइट। अगर यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करें तो उस हिसाब से 4.2 जूल में 1 कैलोरी है, ठीक है। तो 1 जूल में 1 बाय 4.2 कैलोरीज होगा। सिंपल सा कहने का है, आप लोग समझते हो यूनिटरी मेथड पढ़े होगे, ठीक है। सो ये हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब हम लोग को यहाँ पर पता चल चुका है कि 1 जूल में कितना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 जूल में जो है हम लोग का 1 बाय 4.2, ठीक है, कैलोरीज है। तो 40 जूल में कितना होगा? अब बताओ 40 जूल में कितना कैलोरीज होगा? सो 1 4/2, ये डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में 1 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 40 होगा, राइट। इतना हम लोग का कैलोरीज होगा। तो सिंपली यहाँ पर अगर हम रिलेस करते हैं, तो यहाँ पर 40 बाय 4.2 कैलोरीज हम लोग का होगा कितना? 40 जूल में, राइट। 40 जूल में हम लोग का कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरीज। अब यहाँ से क्या करेंगे, डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 400 बाय 42, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पर टाइम बचाना है, ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए जो है मैं अभी कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 400 को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे कितना से? 42 से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 9.523 जितना भी आगे जाते जा रहा है, ठीक है। मींस इसका जो वैल्यू होगा 9.52 होगा, राइट। ये हम लोग का कैलोरीज है, इतना समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग को फाइनली क्या कंक्लूजन पता चला कि 40 जूल में जो होता है, 40 जूल में हम लोग का, एक सेकंड, यहाँ पर 40 जूल में जो होता है हम लोग का 9.52, ठीक है, मान के चलिए 3 होता है, ठीक है। इतना कैलोरीज हम लोग के पास है। अब हम लोग को क्या करना है, इस कैलोरीज को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना है। मींस यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना क्या है, 9.52 है, ठीक है। इतना कैलोरीज को जो है हम लोग को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जा रहे हैं, राइट। कैलोरीज जो होता है हम लोग का छोटा यूनिट होता है और किलो कैलोरीज हम लोग का बड़ा यूनिट होता है। तो अगर हम लोग जब भी छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को कितना से डिवाइड करना होगा, अब क्योंकि 1 किलो कैलोरीज में 1000 कैलोरीज होता है, इसका यही मतलब हुआ कि इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से।
1000 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग इसको सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे, सभी को पता है। यहाँ पर कितना डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल आएगा, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है, तो हम लोग डेसिमल को शिफ्ट करेंगे यहाँ से राइट से लेके लेफ्ट तक। कितना डिजिट की ओर, सो 3 डिजिट की ओर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 0 लगेगा, यहाँ पर एक और 0 लगेगा, राइट। 3 डिजिट हो गया, उसके बाद यहाँ पर डेसिमल डाल देंगे। मीन्स इसका सिंपली कहने का मतलब है 0.00952 किलो कैलोरीज हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। समझ के कहते हो नहीं, यहाँ पर विश्वास होता है तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ये इतना हम लोग का आया, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का यही जो हम लोग का आंसर बोले थे वही आया 0.009। सिंपली हम लोग को पता होना चाहिए जितना नीचे जीरो होता है उतना एक डेसिमल हम लोग राइट से लेकर लेफ्ट की ओर खींच देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास आगे कुछ नहीं था तो हम लोग आगे बढ़ भी नहीं सकते, तो यहाँ पर हम लोग जीरो ऐड कर देंगे, तो जीरो को ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आगे हम लोग जितना भी डिजिट में जीरो लगाते कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हमने यहाँ से डेसिमल उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इतना आप लोग होप तो की समझते होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 0.00952। इतना लिख दोगे किलो कैलोरी, काम आपका हो जाएगा। हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, होप सो की समझ गए। तो मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। होप सो कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर होगा, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का तीसरा क्वेश्चन बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज सुटेबल फॉर कंडक्शन ऑफ हीट एंड व्हाई। सो तीसरा क्वेश्चन बोला है कि किस टाइप का जो मटेरियल होता है कंडक्शन ऑफ हीट के लिए सुटेबल होता है, और वो होता है तो क्यों होता है। तो इसके बारे में हम लोग को तीसरा क्वेश्चन का पूछ रहा है, तो हम लोग चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। मींस किस टाइप ऑफ मटेरियल जो सुटेबल होता है, तो हम लोग का जो कंडक्टर होता है वो हीट के लिए बेस्ट सुटेबल होता है। तो इसका हम लोग का पहला आंसर हो जाएगा, और वो क्यों होता है। तो इसका हीट का ये हो गया सुटेबल क्यों होता है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स इन देम कैन मूव अराउंड इजली। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर से उधर कैन इजली मूव अराउंड देम इन होल कंडक्टर, ठीक है। मींस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर से उधर आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, एंड जिस वजह से एंड दे कैन कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है। अब देखो हम लोग का जो दूसरा मटेरियल होता है जो कि इंसुलेटर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्ड बना के रहा होगा, जबकि एक कंडक्टर के अंदर ऐसा बॉन्ड होता तो है, बट उसमें से एक बॉन्ड फ्री होता है, जिस कारण जो होता है हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन में फ्री हो जाता है। जिस तक कार्बन जो है हम लोगों का उसका एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में 3 जो होता है हम लोगों का कार्बन बॉन्ड बना के रहता है, बट एक बॉन्ड जो होता है उसमें खाली होता है, ठीक है। मींस एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री हो जाता है, जिस वजह से ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जी हाँ, आपके अंदर का जो पेंसिल का जो अंदर का जो ब्लैक मटेरियल होता है वो ग्रेफाइट ही होता है, और वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो आप लोग उसको सर्किट बोर्ड के अंदर मत डालिएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि व्हाट इज बायमेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। सो बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है वो हम लोग को बताना, ये हम लोग का चौथा का पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन और पूछे गए। सो उसके बाद यहाँ पर बोला हाउ इट इज रिलेटेड विद थर्मोस्टेट। हम लोग का जो थर्मोस्टेट होता है उसके साथ बायमेटेलिक स्ट्रिप जो होता है वो कैसे रिलेटेड है, मींस वो उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके काम करता है। और तीसरा हमसे पूछा है कि वेयर डू वी यूज इट, और हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं। मींस बायमेटेलिक स्ट्रिप यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बायमेटेलिक स्ट्रिप जो होता है उसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। सो 3 क्वेश्चन पूछा गया है एक ही क्वेश्चन में, तो ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर देख लो क्या होता है बायमेटेलिक स्ट्रिप। तो एक ऐसा स्ट्रिप होता है जहाँ पर कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेटल ऑफ डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वेल्डेड टुगेदर सो दैट इट बैंड ऑन हीटिंग। सो एक ऐसा स्ट्रिप होता है बायमेटेलिक स्ट्रिप, किसको बोला जा रहा है, यहाँ पर साफ लिखा है बायमेटेलिक, ठीक है। बाय मतलब होता है 2, सो यहाँ पर 2 मेटल का यूज किया जाता है, और दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, मीन जो रेट से वो एक्सपेंड करेंगे दोनों मेटल वो अलग अलग होता है, ठीक है। उन दोनों को वेल्ड करके ज्वाइन कर दिया जाता है ताकि उन दोनों के बीच में कोई एयर गैप ना रहे, ठीक है। तो उसको वेल्ड कर दिया जाता है सो दैट इट बैंड ऑन हीटिंग। सो अगर अब जिसका दोनों मेटल का यूज किया जा रहा है, सो दोनों में से जिसका कम एक्सपेंशन होगा, रेट ऑफ एक्सपेंशन जिसका कम होगा वो हीट करने पे कम एक्सपेंड करेगा, सो वो जो मेटल होता है बायमेटेलिक स्ट्रिप जो होता है वो उसी की ओर मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं बायमेटेलिक स्ट्रिप, तो इसको बोलते हैं, इसका यूज यहाँ पर नीचे है, ठीक है। तो हम लोग इसको दूसरा पूछा था कि क्वेश्चन हाउ इट इज रिलेटेड विद थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट में इसको कैसे यूज किया जाता है, तो हम लोग को दूसरा पूछ रहा था। तो यहाँ पर देखो बायमेटेलिक स्ट्रिप आर यूज्ड इन थर्मोस्टेट्स फॉर मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर को जो है कंट्रोल भी इससे किया जा सकता है और मेजर भी इससे किया जा सकता है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर बोला द स्ट्रिप इज कनेक्टेड टू अ स्विच एंड एज द टेम्परेचर चेंज द स्ट्रिप फ्लेक्सेस एंड ओपन और क्लोज ऑन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्ट्रिप जो होता है वो कनेक्टेड होता है एक स्विच से। अब जैसे आप लोग स्विच ऑन करोगे तो उसके अंदर से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसको धीरे धीरे गर्म होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से पास हो रहा है, जिसका आयरन होता है, आयरन में आप लोग देखते होंगे ऑटोमेटिक कट डाउन हो जाता है अगर आयरन ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसके अंदर भी बायमेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर अगर वो ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो क्या होता है मेटल बेंड होने लगता है। किसकी ओर बेंड होगा, जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा वो कम होगा, ठीक है। और जहाँ पर कम होगा उधर भी बेंड होगा और क्या होगा वो स्विच से कॉन्टैक्ट हट जाता है, ठीक है। बाद में जब वो नॉर्मल होता है
ठंडा होने पर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर स्विच कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जिससे जो है वापस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है। ठीक है, तो इसका इस तरह यूज़ किया जाता है। सिंपल बात हम इसको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो एंड ओपन और क्लोजेस ऑन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ठंडा होगा तो वापस से क्लोज हो जाएगा, गर्म होगा तो ओपन हो जाएगा। दे आर यूज्ड इन ओवन्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो इसको ओवन में भी यूज़ किया जाता है, आयरन में भी यूज़ किया जाता है, अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग यूज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर यूज़ भी दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या है, यूज्ड इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें, या फिर मैकेनिकल डिवाइस में यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये जो है थर्मल डिवाइस में यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर हीट का काम होता है, क्योंकि वो हीट से ही एक टाइप ऑफ वर्क करता है, उसको हीट करने पर वर्क करता है, इसलिए वो थर्मल डिवाइस में ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, जिस तरह थर्मल सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर थर्मोमीटर हो गया। ठीक है, टेम्परेचर, थर्मामीटर नहीं है, यहाँ पर थर्मोमीटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर सेंसिटिव स्विच, फायर अलार्म्स और एक्सेट्रा। तो अलग अलग जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। यूजेस आप लोग यहाँ पर देख लिया और कैसे यूज़ होता है वो भी हमको पता चल गया। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ पर बोला है कि व्हाई मर्करी इज यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। ठीक है, सो मर्करी को ही आखिर हम लोग क्यों थर्मोमेट्रिक लिक्विड कैसा यूज़ करते हैं, मींस जो टेम्परेचर नापने वाला जो लिक्विड हम लोग यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में, चाहे वो क्लिनिकल हो या फिर लेबोरेट्रिकल हो। ठीक है, तो उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लिक्विड जो होता है मर्करी ही क्यों होता है और कोई दूसरा केमिकल एलिमेंट क्यों नहीं होता है। तो इसके बारे में हमको पूछा है। मैक्सिमम ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर जानते हैं, आखिर क्यों मर्करी क्यों ही यूज़ किया जाता है थर्मोमेट्रिक लिक्विड कैसा। सो यहाँ पर लिखा रीजन फॉर यूजिंग मर्करी एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड सर। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा, 4 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2-3 पॉइंट बता के रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है कि मर्करी हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, मर्करी का जो होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन रेट जो होता है यूनिफॉर्म होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट क्या है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है कि मर्करी डज नॉट स्टिक। ठीक है, मर्करी डज नॉट स्टिक टू द साइड्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, थस इट हेल्प इन रिकॉर्डिंग एक्यूरेट टेम्परेचर। अब देखो मर्करी जो होता है वो जो होता है, हम लोग जो भी चीज़ का यूज़ करते हैं मर्करी को, जिसके अंदर हम लोग लगते हैं जनरली ग्लास का, तो उसमें वो चिपकता नहीं है, ताकि जो होता है इससे होता है कि एक्यूरेट टेम्परेचर हम लोग को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा हम लोग का। अब यहाँ पर तीसरा चौथा और 2 पॉइंट यहाँ पर देख लो। मर्करी इज ओपेक एंड शाइनिंग। ठीक है, ओपेक होता है और शाइनिंग होता है। और मर्करी एक ऐसा लिक्विड है, मेटल है, जो कि हम लोग का लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका ये भी फायदा है जो कि आप लोग लिख सकते हो। क्या यहाँ पर देखो क्या, मर्करी इज ओपेक एंड शाइनिंग, थस इट कैन बी इजिली सीन एज अ फाइन थ्रेड इन अ कैपिलरी ट्यूब। अब जो हम लोग का थर्मोमीटर होता है उसमें हम लोग मर्करी को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि वो ओपेक होता है। एक तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक होता है, मीन्स उसके आसपास लाइट जाएगा नहीं तो अच्छा से दिखेगा, और शाइनिंग भी करता है ताकि हम लोग और अच्छा से उसको देख पाएं। ठीक है, और कोई दूसरा होगा तो हम लोग शायद उसको उतना अच्छा तरीके से नहीं देख पाते। एक ये हो जाएगा। एंड लास्ट जो है हम लोग के यहाँ पर चौथा पॉइंट वो भी देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर उसका क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, 257 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है 257 डिग्री सेल्सियस है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है मीन्स जहाँ पर वो जम जाएगा वो -39 डिग्री सेल्सियस है। सो इट कैन बी यूज्ड टू मेजर एंड ओनली वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो इसका यूज़ किया जा सकता है काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आप लोग देख सकते हो इसका कितना बड़ा रेंज है। सो ये इसका भी ये वजह हो सकता है ताकि मर्करी को ही चुना गया हो। ठीक है तो वैसे काफ़ी ज़्यादा आप लोग अब बोलोगे वाटर को भी यूज़ किया जा सकता है, तो हाँ वाटर को भी यूज़ किया जा सकता है, बट उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसे होगा क्या, अगर हम लोग थर्मोमीटर में अगर हम लोग वाटर यूज़ करने लगे तो वो तो काम तो करेगा, बट उसके लिए हम लोग को थर्मोमीटर जो होगा करीबन एक बिल्डिंग के बराबर चाहिए होगा, समझ रहे हो, बिल्डिंग के बराबर, तो उसका कौन यूज़ करेगा। सो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं मर्करी को। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। होप तो कि आप लोग समझ गए होगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि कन्वर्ट हम लोग को करना है -40 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को सेल्सियस से केल्विन स्केल तक जाना है, तो हम लोग को पता है 273 ऐड करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग को जाना होता है केल्विन स्केल पे। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर कितना सिंपल है। यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस लिखिए, उस पर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं 273.15। ठीक है, एक्यूरेट यहाँ पर मेजर किया जा रहा है। सो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे तो इतना केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि डिफाइन द आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ऑफ अ टेम्परेचर स्केल। सो आइस पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उसको डिफाइन करना है। एंड यहाँ पर लिखा है, एंड उसके बाद यहाँ लिखा है स्टीम पॉइंट। ये क्या होता है, दोनों को हम लोग को डिफाइन करना है एक टेम्परेचर स्केल पे। सिंपली यहाँ पर पॉइंट को जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। आइस पॉइंट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। और हालांकि यहाँ पर जो स्टीम पॉइंट जो होता है बॉइलिंग पॉइंट से हाई होता है। ठीक है, स्टीम में जो होता है बॉइलिंग पॉइंट से जो होता है थोड़ा हाई टेम्परेचर होता है। क्या हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पर इसका आंसर है। यहाँ पर सिंपली सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो इट इज द पॉइंट ऑन द सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर स्केल बोला था, टेम्परेचर स्केल का इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये सेल्सियस स्केल है। ठीक है, सो इट इज अ पॉइंट ऑन द सेल्सियस स्केल वेयर आइस स्टार्ट मेल्टिंग। ठीक है, मींस यहाँ पर सिंपली ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आइस जो है मेल्ट करने लगेगा, उस पॉइंट को हम लोग आइस पॉइंट बोलेंगे। ऑन सेल्सियस स्केल जो होता है ये सिंपली जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टीम पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सो इट इज अ पॉइंट ऑन द सेल्सियस स्केल वेयर वाटर स्टार्ट टर्निंग इनटू
स्टीम, जहाँ पर वाटर जो होता है वो बॉयल नहीं करता, स्टीम बन जाता है, और स्टीम जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा ही होगा उसका स्टीम पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पर स्टीम पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस है, बट यहाँ पर ये गलत है, 100 प्लस यहाँ पर आपको लिख देना चाहिए। आप लोग इसको लिखोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टीम पॉइंट 100 तो होगा पर उससे ज़्यादा होगा, बट जो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो यहाँ पर स्टीम पॉइंट इज एट 100 प्लस डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन की समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि व्हाई इज द बॉटम ऑफ सरफेस ऑफ अ कुकिंग यूटेंसिल मेड ब्लैक। सो आखिर हम लोग का जो बर्तन होता है, बर्तन के नीचे हम लोग का हमेशा काला कलर का पेंट क्यों कर दिया जाता है, ये पूछा है, सिंपली कहने का यही मतलब है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, द बॉटम पार्ट ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स और पेन इज पेंटेड ब्लैक। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज द ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड सो द कंटेंट ऑफ द यूटेंसिल्स और पेन गेट कुक्ड रैपिडली इफ इट्स बॉटम पार्ट इज पेंटेड ब्लैक। सो ब्लैक कलर होता है या फिर कह लो कोई भी डार्क कलर होगा, वो सनलाइट या फिर कोई भी एनर्जी को जो होगा, जनरली हीट एनर्जी को ज़्यादा सोखता है, ठीक है। अब उसको एब्जॉर्ब करने से ज़्यादा क्या होगा, वो जल्दी जल्दी गर्म होता है, ठीक है। आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर आप लोग एक लेंस लोगे, इससे अगर आप लोग ब्लैक कलर का कोई भी चीज़ जलाओगे तो जल्दी जलेगा, ठीक है, चाहे वो पेपर हो चाहे वो पन्नी हो कुछ भी हो। वही अगर आप लोग व्हाइट लोगे, जो कि लाइट तो एक होता ही है, साथ ही साथ वो रिफ्लेक्टर भी होता है, ठीक है, इस वजह से वो क्या होगा, काफ़ी लेट से जलेगा एज कम्पेयर टू ब्लैक कलर, ठीक है। तो आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। यहाँ पर होता क्या, ब्लैक कलर जो होता है बर्नर के जो ऊपर रखा जाता है वो ब्लैक कलर का इसलिए पेंट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो उसके अंदर का कंटेंट होगा, मीन जो फूड होगा वो जल्दी जल्दी गर्म होगा और जल्दी जल्दी हम लोग का खाना पक जाएगा, ठीक है, ताकि हम लोग उसको खा पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि हाउ डज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन नेचर। ये जो प्रोसेस होता है कन्वेक्शन का वो कैसे होता है नेचर में, प्रकृति में, इसके हमको बारे में बताना है, साथ ही साथ एक सुटेबल एग्जाम्पल भी देना है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बताना है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन का आंसर है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट ये जो है हम लोग को समझना ज़्यादा है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे पूछा भी जाएगा अच्छा खासा मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो हम लोग इसको समझेंगे अच्छा से। सो देखो इसका होता क्या है, थर्मल एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर किया जाता है हॉट प्लेस टू द कोल्ड प्लेस बाय कन्वेक्शन, ठीक है। थर्मल एनर्जी कहने का मतलब हीट एनर्जी, ठीक है, वो जो होता है हमेशा ट्रांसफर किया जाता है, जब भी होगा हॉट प्लेस मीन्स गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर ट्रांसफर किया जाता है। तो उसको हम लोग सिंपली कन्वेक्शन बोल देते हैं, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत बात यहाँ पर नहीं। थर्मल एनर्जी होता क्या है, थर्मल एनर्जी हम लोग का हीट एनर्जी होता है, उसी को हम लोग थर्मल एनर्जी बोल देते हैं। और हम लोग का जो कन्वेक्शन होता है वो होता क्या है, ये जो हीट एनर्जी होता है उसको जब ट्रांसफर करेंगे हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की ओर तो उसी को हम लोग सिंपली कन्वेक्शन बोल देंगे। इतना समझिए। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कन्वेक्शन ऑकर्स व्हेन वार्मर एरियाज ऑफ अ लिक्विड। मान लो कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं, ठीक है, वाटर को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, वार्मर एरिया ऑफ लिक्विड और गैस जो होता है वो ऊपर उठता है, ठीक है। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठना चाहती है क्योंकि वो लेस डेंस होता है, कोई भी हल्की चीज़ ऊपर उठना चाहती है, ठीक है, और भारी चीज़ नीचे गिरना चाहती है। अब जो वार्मर एयर होता है उसमें पार्टिकल्स आपस में क्लोज नहीं होते, सो वो लेस डेंस कहलाएंगे और इस वजह से क्या होता है वो हवा में ऊपर उठना चाहेंगे, ठीक है। वहीं अगर कूलर एरियाज़ का बात किया जाए, मीन जो ठंडा एरिया होगा इन लिक्विड और गैस वो नीचे गिरना चाहेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है हम लोगों का पानी गर्म हो पाता है। कैसे, तो यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पर दे रखा है, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर तो अनदर एग्जांपल ऑफ अ कन्वेक्शन इज इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी हम लोग का होता है, द सरफेस इज वार्म बाय द सन, द वार्म एयर राइज एंड कूल एयर मूव्स इन, ठीक है। तो हम लोग का एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जब हम लोग का सनलाइट जो होता है वो ओशियन वाटर पे पड़ता है तो हवा गर्म होता है, हवा गर्म होता है क्योंकि वो गर्म है, क्योंकि लेस डेंस है। अब लेस डेंस है तो ऊपर उठता है तो वो ठंडा होता है, फिर उसका पानी बन के वो नीचे गिरने लगता है। तो ऐसे हम लोग का होता है कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर हम लोग का एटमॉस्फेयर में चलते रहते हैं, ठीक है। और बायोस्फीयर में इस कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। खैर उसके बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ना, सिंपली हम लोग को यही समझना है, ठीक है। उसी को यहाँ पर ज़्यादा विस्तार में बताया गया है। यहाँ पर जिस तरह दिस रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस सर्कुलेशन पैटर्न, ठीक है। इस वजह से हम लोग का क्या होता है, जिस तरह मान लो यहाँ पर मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर के अंदर यहाँ नीचे आग जल रहा है, ठीक है, आग जल रहा है। अभी इससे होगा कि इसके अंदर का जो पानी है वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो गर्म चीज़ है, ठीक है, जो अगर यहाँ पर मान लो नीचे है तो नीचे का जितना भी वाटर होगा वो हम लोग का जल्दी गर्म होगा। अब जल्दी गर्म होगा तो ये ऊपर भागना चाहिए क्योंकि ये हम लोग का लेस डेंस हो चुका है। बट जो ऊपर का पानी है, ठीक है, ये जो ऊपर का पानी है ये हम लोग का ज़्यादा थोड़ा सा ठंडा होगा। अब देखो होगा तो पूरा ओवरऑल गर्म ही, बट ऊपर का जो होगा नीचे के मुकाबले थोड़ा सा ठंडा होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब क्योंकि वो नीचे के मुकाबले ऊपर वाला थोड़ा सा ठंडा है तो वो नीचे जाना चाहेगा और नीचे वाला ऊपर जाना चाहेगा, बोलेगा ठीक है तुमको नीचे आना है हमको ऊपर जाना है, तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, हमेशा जो होगा ऊपर वाला ठंडा रहते जाएगा, नीचे वाला गर्म होते जाएगा। इस वजह से कंटिन्यूस फ्लो हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यूस यहाँ पर सर्कुलेशन पैटर्न चलेगा। और ताकि इससे क्या होगा, हम लोग का जो पूरा वाटर है, पूरा जो हम लोग का बल्क ऑफ वाटर है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो नीचे वाला पानी जो है पूरा गर्म होते रहेगा, ऊपर वाला को कुछ असर ही नहीं होगा, ठीक है। छूओगे तो ऊपर वाला ठंडा रहेगा, बट ऐसा नहीं होता। जब हम लोग गर्म करते हैं तो सब चीज़ इक्वल मात्रा में हर एक पार्ट जो होता है गर्म होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कन्वेक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है, जहाँ पर जो होता है वार्मर एयर हमेशा ऊपर उठना चाहेगा और
जो कोल्डर एयर होगा मीन जो ठंडी हवा होगा वो नीचे जाना चाहिए। तो इतना समझ गए। तो ये यहाँ पर दिखा, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, इतना बड़ा मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर मैं हालांकि इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। सो आप लोग सिंपली वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपको इसका नोट्स जो है मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है और ये जो है हम लोग का हीट चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाई डू वी प्रेफर व्हाइट या फिर लाइट कलर, ठीक है। तो व्हाइट या फिर लाइट कलर दोनों एक ही हुआ इन समर सीजन एंड ब्लैक कलर और डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर सीजन। तो आखिर हम लोग क्यों हल्का कलर का या फिर व्हाइट कलर का क्लॉथ जो होता है समर सीजन में पहनना पसंद करते हैं, जबकि यहाँ पर जो अगर ठंडा का सीजन आ जाता है विंटर सीजन में हम लोग ब्लैक या फिर डार्क कलर का क्लॉथ हम लोग पहनना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको अच्छा से समझ लेते हैं। तो देखो इसका आंसर जो है काफी ज्यादा सिंपल है, हम लोग को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वी वेयर लाइट और व्हाइट कलर, ठीक है। लाइट पहनो या फिर व्हाइट पहनो दोनों ही हल्का होता है, ठीक है। लाइट कलर होता है, ठीक है। ऐसा हम लोग इसलिए पहनते हैं समर सीजन में, स्पेशली समर सीजन में, बिकॉज लाइट कलर रिफ्लेक्ट सनलाइट एज वेल एज हीट, सो आवर बॉडी इज फ्री फ्रॉम हीट, ठीक है। तो हम लोग का होता है क्या, बॉडी जो होता है अगर हम लोग सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट में अगर व्हाइट कलर या फिर कोई भी लाइट कलर का कपड़ा पहन के जाएंगे, इससे जो होगा हम लोग का सनलाइट जो होता है हम लोग का बॉडी से आके टकराता है, ठीक है। अगर हम लोग डार्क कलर पहनेंगे तो हम लोग का कपड़ा सूख लेगा, इस वजह से हम लोग ज्यादा गर्म होंगे। बट अगर हम लोग लाइट कलर का पहनेंगे सो लाइट जो होगा हम लोग पे बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक होने से क्या होगा कि हम लोग का जो अंदर का जो तापमान है वो नॉर्मल रहेगा, टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहने का कोशिश करेगा, नहीं तो हीट स्ट्रोक भी आ सकता है अगर हम लोग डार्क कलर पहन के घूमने लगे, ठीक है। अगर आप लोग पहनते थे बट अभी आपको पता चल गया तो ऐसा नहीं पहनना, ठीक है, क्योंकि इससे जो होता है अगर ज़्यादा गर्मी होगा तो हीट स्ट्रोक आने का खतरा होता है। इसलिए हमेशा समर में लाइट कलर का क्लॉथ ही पहनना चाहिए, ठीक है। फिर भी फुल पहनना चाहिए क्योंकि आजकल का जो सनलाइट जो हो रहा है वो अल्ट्रावायलेट रेज जा रहा है हम लोग को धरती पे, ठीक है, जिस वजह से स्किन कैंसर हो रहा है। तो फुल जो है अभी गर्मी का सीजन आने वाला है, अगर सनलाइट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया ना तो स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहनते हो ज़्यादा धूप में बाहर निकल रहे हो तो फुल कपड़ा पहन के बाहर जाओ, ठीक है। खैर यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि व्हाइट लाइट को हम लोग इसलिए पहनते हैं ताकि वो जो होता है गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। वहीं पर बात किया जाए विंटर सीजन में हम लोग डार्क इसलिए पहनते हैं बिकॉज डार्क कलर एब्जॉर्ब सनलाइट, ठीक है। डार्क कलर एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट, सो आवर बॉडी रिमेन्स वार्म अप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग को वार्म अप कंडीशन में रहेगा, मीन्स हम लोग का शरीर जो होगा वो वार्म रहेगा, ठीक है, गर्म रहेगा ठंडा का दिन में, जो कि हम लोग को जरूरत है। बट गर्मी के दिन हम लोग को गर्म रहने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है, हम लोग को ठंडा चाहिए होता है, इसलिए हम लोग लाइट पहनते हैं। और जो विंटर होता है उसमें हम लोग डार्क पहनते हैं, ठीक है। तो इतना समझिए। तो इस टाइप से जो हम लोग का हीट चैप्टर से क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब जो दूसरा चैप्टर उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग का चैप्टर हीट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो यहाँ पर मैंने टोटल 5 क्वेश्चन बनाया और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। इसमें आपको जनरली मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, इसीलिए मैंने इससे जो है टोटल 5 क्वेश्चन बनाए और ये पाँचों का पाँचों क्वेश्चन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट सवाल एग्जाम में देखने को मिलने वाले, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना। इसमें जितना भी मेन टॉपिक है सबका मैंने क्वेश्चन बना दिया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को इसको बस समझना है अच्छा से। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोला है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर्स है ताकि हम लोग इंक्रीज करें स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोस्तों क्या आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में समझते होंगे, एक ऐसा मैग्नेट होता है जो तभी अपना मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो कर पाता है जब उसके अंदर करंट फ्लो होता है। तो आखिर हम लोग कौन सा फैक्टर्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। आखिर कौन कौन सा फैक्टर है जो कि हम लोग देखेंगे इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट को ताकि उसका स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो सके। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो यहाँ पर जनरली 2 फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं या फिर कह लो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग के पास नंबर ऑफ टर्न्स। अब जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा मींस जितना ज्यादा टर्न्स उसके ऊपर सराउंडेड होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो बढ़ेगा, ठीक है। मींस उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इंक्रीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ जो होगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा हम लोग के पास करंट, ठीक है। करंट सिंपली हम लोग को कैसे इफेक्ट करता है, ये भी प्रोपोर्शनेट होता है, मींस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये तीसरा आप लोग एक्सेप्शन है, लिखना चाहो तो लिख लो, अगर हम लोग का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इनर कोर जो होगा अगर वो हार्ड आयरन से बना होगा तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। पर वही अगर वहां पर सॉफ्ट कोर का यूज किया जाएगा मीन सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाएगा तो ज्यादा अच्छा से वर्क करेगा, ठीक है। सो हम लोग को जनरली सॉफ्ट आयरन का यूज करना चाहिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। हार्ड आयरन जो होता है उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है जो कि हम लोग को नहीं चाहिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम ही होता है उसको जब करंट दे तब वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे, ऐसे नहीं शो करे।
तो अगर हम लोग हार्ड कोर का यूज़ करेंगे, मीन्स हार्ड आयरन का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा, वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसलिए हम लोग को स्टील या फिर हार्ड आयरन का यूज़ नहीं करना चाहिए, हम लोग को सिंपली सॉफ्ट आयरन का कोर में यूज़ करना चाहिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। तो यहाँ पर दो ही होगा, एक नंबर ऑफ टर्न्स और एक करंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यार यहाँ पर जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो बोला है कि व्हाई स्टील इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, मींस स्टील का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट पे यूज क्यों नहीं किया जाता है। अब देखो आपको पता होगा, इससे पहले जस्ट मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन का यूज होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके जगह कोई भी और चीज का यूज किया जाता है जिसका हार्ड आयरन या फिर स्टील का, तो उतना अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बन जाता है। तो यहीं पर ये पूछा जा रहा है कि आखिर स्टील को क्यों नहीं यूज किया जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सो आइए हम लोग इसका आंसर देखेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा मैग्नेट जिसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है तभी शो करेगा जब उसके अंदर करंट पास आउट किया जाता है, ठीक है। अगर उसके अंदर करंट नहीं जा रहा है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो इसको आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग को बोला जा रहा था आखिर हम लोग स्टील का क्यों नहीं यूज करते। तो यहाँ पर देखो कोर के अंदर हम लोग स्टील का यूज इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, नॉट ऑफ स्टील, ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज सॉफ्ट आयरन जो होता है, सॉफ्ट आयरन क्या करता है, जितना भी अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसको कि हम लोग मैग्नेटिज्म कहेंगे, वो लूज कर देता है, ठीक है। जब उसके अंदर का जो करंट है पास ऑन होना बंद हो जाता है, मीन्स उसके अंदर जो करंट है फ्लो होना बंद हो जाता है। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन जो होगा अपना जितना भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, मीन्स उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वहाँ पर खत्म कर देगा। वो जो है एक चुम्बक बनना बंद हो जाएगा, मीन्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाना, एक टाइप ऑफ मैग्नेट बनना वो बंद हो जाएगा। जैसे हम लोग उसके अंदर का जो करंट है उसको रोक देंगे, ठीक है। बट स्टील के ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्टील के साथ ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर स्टील के अंदर एक बार हमने करंट पास आउट कर दिया, ठीक है, अगर हम लोग ने कोर में अगर हम लोग स्टील का यूज़ करेंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, कोर के अंदर अगर हम लोग स्टील का यूज़ करेंगे तो उससे होगा क्या, अब जब हम लोग उसके अंदर से करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बन के एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम ही होता है, वो काम ही तब करेगा जब उसके अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है। बट स्टील के अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम उसके अंदर करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर देंगे तो हमेशा परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग स्टील का यूज़ नहीं करते। इस वर्ड पे ध्यान देना, जब भी हम लोग स्टील के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। इसलिए हम लोग जो होते हैं स्टील का यूज़ नहीं कर सकते या फिर हार्ड आयरन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग सिंपली सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, बट स्टील डज नॉट लूज इस मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड, मीन्स अगर हम लोग करंट को स्टॉप कर दे, रोक दे, तब भी जो होता है स्टील जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते रह जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बन पाएगा। तो हम लोग का जो मेन पर्पस था इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का वो काम ही नहीं आएगा, ठीक है। समझ गए। तो ये हो जाएगा हम लोग का टू का आंसर। होप सो कि मैंने अच्छे से समझा दिया, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन बोला है कि स्टेट एनी टू यूजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, मींस एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का आप देख रहे हैं आप लोग यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व किया, ठीक है। और तीनों क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन कैसे होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसका कौन सा फैक्टर है जो कि इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है, और जो यहाँ पर 2 बचे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले हम लोग का तीसरा क्वेश्चन बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग को कोई भी 2 यूजेस बताना है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट आखिर कौन 2 काम में यूज आता है। वो देखो काम तो उसका काफी ज्यादा होता है, ओवन में यूज किया जाता है, सब जगह यूज किया जाता है, ठीक है। ओवन में मैक्सिमम यूज किया जाता है, इसलिए मैंने बोला। तो यहाँ पर बोला है कि स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। तो हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोई भी 2 यूजेस बताने, हम लोग 2-3 यूजेस और देख लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज जो है कम नहीं है, ठीक है, काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कोई भी 3 यूजेस। अब देखो यहाँ पर 2 बोला, मेरे को पता है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस बता देता हूँ, ठीक है। तो यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के लिए यूज किया जाता है, जिस तरह इलेक्ट्रिक बेल हो जाता है, फैन हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर हो जाता है, या फिर लाउड स्पीकर हो जाता है, ठीक है। लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, पर कहीं-कहीं जो है हम लोग को परमानेंट मैग्नेट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो लाउड स्पीकर में जनरली आपको जो देखा जाएगा परमानेंट मैग्नेट ही देखा जाता है, कहीं-कहीं जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। दूसरा यहाँ पर हम लोग को बोला है लिफ्टिंग में, ठीक है। तो इन लिफ्टिंग लोड्स ऑफ आयरन स्क्रैप्स, अब देखते होगे आप लोग कचरा जहाँ पे भी उठाया जाता है, जहाँ पर हैवी कचरा का ढेर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसको लोहा का जो भी चीज़ें सेपरेट आउट करने के लिए वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हैवी लोड्स यहाँ पर ऑफ आयरन स्क्रैप्स, मीन जो कचरा आयरन का होता है उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए बड़ा ऐसा कचरा का ढेर से, सो हम लोग उसको लिफ्ट करने के लिए जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो हम लोग का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है क्योंकि उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, तो हम लोग उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर अगर हम लोग करंट बढ़ा देंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ेगा, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पर बता रहे कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग यूज करेंगे आयरन को अलग करने के लिए काफी ज्यादा सही होगा, ठीक है। हम लोग वहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको समझना। जैसे यहाँ पर हम लोग को बोला है टू रिमूव टाइनी पार्टिकल्स ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड्स, ठीक है। सो वुंड्स मींस जो हम लोग का घाव होता है, ठीक है। तो घाव से अगर हम लोग कहीं भी चुभ जाता है या फिर कहीं अंदर चला जाता है, या फिर ऑपरेशन में हम लोग जनरली आंख के अंदर मान लो कोई लोहा का कोई टुकड़ा चला गया, पीस चला गया, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो इसका मेन यूज दे रखा है, और भी आप लोग कई जगह यूज इसका कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यूज करने का कोई सीमा नहीं, काफी ज्यादा आप लोग इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग चौथा
नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर जो 4th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर अब हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, जो कि हम लोग का 4 और 5 बचा, अब यहाँ ऊपर हमने जितना भी मैग्नेट के ऊपर था पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर करंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया, इनमें फिर से बोलता है, जब भी आपको एक साथ 3 क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर बोला व्हाट इज ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का ओवरलोडिंग हम लोग कब कहेंगे, तो हम लोग उसको बताना है, डिफाइन करना है या फिर बता देना, ठीक है, एक्सप्लेन कर देना है। दूसरा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाउ इज द शॉर्ट सर्किट क्रिएटेड, आखिर एक शॉर्ट सर्किट होता तो होता कैसे है, ये हम लोग को दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा हम लोग को यहाँ से पूछा जा रहा है कि नेम द डिवाइस टू प्रिवेंट इट, मीन जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन सा डिवाइस से प्रिवेंट किया जाता है, वो हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो हम लोग इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। जब आखिर हम लोग टू मेनी डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक सेम ही सर्किट से, ठीक है, एक सेम सर्किट से उसको ऑपरेट किया जा रहा है काफी सारे डिवाइस को, ठीक है, एक सेम टाइम पे, यहाँ पर सेम टाइम लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये होगा क्या, द वायर ड्रॉन अ मच लार्जर करंट, ठीक है। अब वायर का जितना कैपेसिटी है, ठीक है, मान लो 5 एम्पियर का कैपेसिटी है उसका, अब वो 10 एम्पियर का करंट उसे ड्रॉन आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इट्स कैपेसिटी, अपना कैपेसिटी से ज्यादा वो खा ले रहा है, ठीक है। फ्रॉम मींस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, और इसी को हम लोग ओवरलोडिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सबसे पहला आंसर। आखिर ओवरलोडिंग होता है कि हम लोग को एक्सप्लेन करना। तो अब यहाँ पर देखो होगा क्या, ओवरलोडिंग से ही हम लोग का शॉर्ट सर्किट जो होता है क्रिएट कर लेता है, ठीक है। अब ओवरलोडिंग से होता क्या, वायर जो होता है वो क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है, ठीक है। अब क्योंकि वायर जो है उसका कैपेसिटी से ज़्यादा, आप उसको कैपेसिटी से ज़्यादा आप लोग उसको खिला रहे हो, उसका करंट उसके अंदर से ड्रॉन आउट कर रहे हो, तो होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर वायर आपका काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो मेल्ट होगा, ऑफकोर्स गर्म होगा तो वो मेल्ट होगा, और वायर देन में टच एंड काउ द शॉर्ट सर्किट, और इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। सो वायर जब मेल्ट होगा तो आपस में टच करेगा, ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच कर जाता है तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा समझो वहाँ पर ओवरलोडिंग हुआ होगा, आप लोग ज़्यादा डिवाइस एक साथ यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। अब डिवाइस आप लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट उससे फर्क इससे पड़ता है कि आप लोग कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो। अगर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एक साथ यूज़ कर रहे हो, हीटर, गीजर ये सब यूज़ कर रहे हो, तो ये ज़्यादा आपका करंट लेता है, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा ओवरलोडिंग बढ़ेगा। सो अगर आप लोग ज़्यादा हैवी यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपको वायर भी स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए जो कि ज़्यादा एम्पियर का करंट होल्ड कर सके, ठीक है। अगर चीप क्वालिटी का यूज़ करोगे तो वहाँ पर ओवरलोडिंग होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट हुआ सो फटने कुछ का भी चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दूसरा हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को बोला था आखिर कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि शॉर्ट सर्किट जो हम लोग का होता है उसको प्रोटेक्ट आउट किया जा सकता है। तो देखो अगर हम लोग को शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करना है तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ करना होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक शॉर्ट सर्किट जो होता है उसको अगर हम लोग को प्रिवेंट करना है तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज़ करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज में होता क्या है, रेसिस्टेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज भी एक वायर ही होता है, ठीक है, एक वायर टाइप का होता है, बट उसका जो रेसिस्टेंट होता है नॉर्मल वायर का जो होम कनेक्शन, ठीक है, उससे ज़्यादा हाई होगा। अब हाई होने से क्या होता है, आपने पढ़े होंगे या ओम्स लॉ पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देता हूँ। आर जो होता है मींस रेसिस्टेंस जो होता है हम लोग का करंट के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मींस जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हम लोग का रेसिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर अगर करंट हम लोग का बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का जानबूझ के जो होता है रेसिस्टेंट हाई रखता है, और जितना ज़्यादा रेसिस्टेंट होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा ओवरलोडिंग होगा और वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम ही होता है अगर हम लोग का ओवरलोड, मान लो कोई वायर उसका कैपेसिटी से ज़्यादा करंट अगर वो खींचने लगता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट हो जाता है, और जैसे ही मेल्ट होता है तो हम लोग का जो सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सर्किट ब्रेक हो जाता है तो आगे करंट पास आउट ही नहीं हो पाता और हम लोग का जितना भी डिवाइस है वो बच जाता है, हम लोग का घर बच जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हालांकि इलेक्ट्रिक फ्यूज का थोड़ा एडवांस वर्जन यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग आगे पढ़ोगे। अब वहाँ पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोग आगे जाके पढ़ोगे। फिलहाल अभी हम लोग यही समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करता है। तो हम लोग इसका आंसर समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से आगे बढ़ते हैं। देखो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का ये लास्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला है कि हाउ डज करंट वेरी विद द रेसिस्टेंस इन द सर्किट, मीन जो करंट होता है वो हम लोग का रेसिस्टेंट के साथ कैसे वेरी करता है, मीन्स हम लोग का करंट और रेसिस्टेंट कैसे आपस में प्रोपोर्शनेट है या फिर इम्प्रोपोर्शनेट या फिर क्या भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल, वही हम लोग यहाँ पर बताने। सिंपली यहाँ पर जो आपको इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को समझना होगा, ठीक है। अगर आप लोग ओम्स लॉ पढ़े होगे तो काफ़ी अच्छे से आप लोग इसको समझ जाओगे, नहीं तो मैं आपको सिंपल भाषा में इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। अब देखो यार इसका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आप लोग इसको बस समझना होगा। अगर आप लोग ओम्स लॉ पढ़ोगे तो और अच्छा से समझ जाओगे, नहीं तो आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, 9 में आप लोग पढ़ोगे। फिलहाल यहाँ पर समझो करंट और रेसिस्टेंट का जो आपस में रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन का होता है, ठीक है, मीन्स वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। इसका सिंपल से यही मतलब है, अगर हम लोग रेसिस्टेंट को इंक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का करंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जो केस था वो थोड़ा सा अलग था, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो अगर हम लोग रेसिस्टेंट को ऊपर कर देंगे तो करंट हम लोग का नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग रेसिस्टेंट को डिक्रीज कर देंगे तो करंट जो होगा हम लोग का ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर हम लोग रेसिस्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का करंट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम लोग रेसिस्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो हम लोग का करंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल हम लोग को ये करने का यहाँ पर समझने का मतलब है। ऐसे ऊपर का ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा अलग सिचुएशन था, इसलिए मैंने आपको इसको अलग करने के लिए थोड़ा बताया, ठीक है। इसका जो है आप लोग कहीं भी यूज़ नहीं कीजिएगा, यहाँ जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। आप लोग सिंपली आपको यहाँ पर मैंने समझाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए मैंने आपको करंट और रेसिस्टेंट में थोड़ा सा अलग डेफिनेशन बताया था, बट जो राइट डेफिनेशन है वो यही है कि रेसिस्टेंट जो होता है करंट का जो होता है हम लोग का आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। दोनों आपस में प्रोपोर्शनेट नहीं होते,
प्रोपोर्शनेट होता है, मीन जो होता है हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। जब भी होगा तो 1/i लिखा होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर, जो कि आप लोग ओम्स लॉ अगर पढ़ोगे तो अच्छा से समझोगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मीन जो हम लोग का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है फिजिक्स का, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे चैप्टर लाइट या फिर लाइट एनर्जी, क्योंकि लाइट एक टाइप ऑफ एनर्जी का फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग इसको कभी कभी लाइट एनर्जी भी बोल देते हैं, ठीक है। फिलहाल चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड इसका जो क्वेश्चन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इस चैप्टर से हम लोग टोटल 11 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सभी उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताते चलूंगा, ठीक है। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सबसे पहले नंबर पे लगा, क्योंकि अगर आप लोग चैप्टर लाइट पढ़ रहे हो, अगर आपको 7, 8, 9 का एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है, और चैप्टर लाइट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो यही होगा, ठीक है, जो कि होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपको रिफ्लेक्शन का जो 2 लॉ है उनको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये हमेशा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बना के दिखा दोगे तो काफी ज्यादा सही रहेगा। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप लोग इसको स्टार मार्क जरूर से कर लेना। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है। अगर आप लोग चैप्टर लाइट पढ़ रहे हो तो ये आपको बिल्कुल ही क्लियर समझ में भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। नहीं समझ में आता है तभी याद कर लो, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ बोलता है क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज होता है, इंसिडेंट रेज होता है और नॉर्मल रेज होता है, ठीक है। दोनों ही एक सेम प्लेन पे लाइक करते हैं, जो कि मिरर होता है, ठीक है। सिंपल है, सबसे पहला क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, दूसरा लॉ, ठीक है। दूसरा बोलता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट को या फिर सिंगल लाइट रे को भी अगर आप लोग भेजोगे, ठीक है, सो उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा नॉर्मल के साथ, और फिर वही नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। जब भी रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगा, एकदम रिफ्लेक्टिंग एक टाइप ऑफ पॉलिश सरफेस है, ठीक है, पॉलिश या फिर स्मूथ सरफेस होगा, तो उस समय जो रिफ्लेक्शन होगा वो ये दोनों लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अगर आप लोग इसका डायग्राम देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख रहे हो, ये इंसिडेंट रहे, ये रिफ्लेक्टेड रहे और ये नॉर्मल रहे, और दोनों तीनों जो है हम लोग का मिरर पे फॉल कर रहा है, तो ये हम लोग का पहला लॉ कंफर्म हो जाता है, ठीक है, एकदम सही है। दूसरा यहाँ पर जैसा कि बोला जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के साथ जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ, उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों जो होगा आपस में जो होगा इक्वल होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, यही 2 लॉ है, काफी ज्यादा सिंपल लॉ है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो आइए यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोला है लाइट रे बाउंस ऑफ अ रफ सरफेस, ठीक है। कोई एक लाइट रे जो कि एक बाउंस होता है रफ सरफेस से, मींस टकराता है एक रफ सरफेस से, ठीक है। तो उसके बाद उसको बोला है नेम द फेनोमेना, फेनोमेना का आपको नाम बोलना है। जब एक रफ सरफेस से जो है एक लाइट रे टकराएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेनोमेनन को, ठीक है। इतना क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, व्हाट डिफरेंस डू वी ऑब्जर्व इफ द सिमिलर हैपेंस, मींस जो है लाइट रे टकराएगा, ठीक है, बट वहाँ पर क्या होगा, एक स्मूथ सरफेस हो, यहाँ पर रफ सरफेस है और स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो अगर क्या होगा जब वो वही बीम ऑफ लाइट जब एक स्मूथ सरफेस से टकराएगा, डिफरेंस क्या है, एक जगह रफ सरफेस है और एक जगह जो है हम लोग के स्मूथ सरफेस है, ठीक है। एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम, इसको हमको बताना है सुटेबल डायग्राम के साथ। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, आखिर जब एक लाइट बाउंस करता है एक रफ सरफेस से तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फॉर अ रफ सरफेस, ठीक है, मींस जो वो प्लेन सरफेस नहीं है, थोड़ा खुरदुरा सरफेस है, तो उसको हम लोग रफ सरफेस बोलेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा, मींस जो बाउंस बैक वाला लाइट रे होगा, ठीक है, स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जब भी कोई भी सरफेस रफ होता है, ठीक है, मींस जो है वो प्लेन नहीं है, पूरी तरीके से प्लेन नहीं है, तो वहाँ पर जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। वो तभी इक्वल होता है जब हम लोग का सरफेस जो होगा एकदम प्लेन होगा, ठीक है। बट यहाँ पर प्लेन नहीं है, रफ सरफेस है, तो यहाँ पर स्कैटर हो जाएगा, लाइट जो है चारों ओर स्कैटर हो जाएगा, एक जगह पे नहीं, चारों ओर स्कैटर होगा अलग अलग एंगल्स के साथ। तो इसी हम फेनोमेनन को बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण ही जो है हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। अगर वहाँ पर प्योरली अगर हम लोग का स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होने लगेगा, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, जो कि स्मूथ सरफेस के लिए होता है, तो उसमें जो होगा हम लोग को पूरी तरीके से आमने सामने वाला चीज़ अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा। कोई भी चीज़ को देखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए फॉर अ रफ सरफेस कोई भी फेनोमेनन होगा तो उसको हम लोग डिफ्यूज बोलेंगे, ठीक है। स्मूथ सरफेस के लिए सेम रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब एक स्मूथ सरफेस पे सेम ही डायरेक्शन पे फॉल आउट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस के लिए हम लोग का स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है, रफ सरफेस के लिए हम लोग का डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन बोला, रिफ्लेक्शन नहीं समझना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पर एक इंसिडेंट रहे वो गया, यहाँ पर टकराया, उसके बाद यहाँ पर एकदम सेम एंगल के साथ जो है, मान लो यहाँ पर कोई नॉर्मल होगा तो उसके साथ एकदम सेम टू सेम एंगल के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। लाल पे लाल मैच हो रहा है तो नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर दोनों एंगल सेम आ रहा है तो समझ लो कि वो जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है एकदम स्मूथ सरफेस है। वहीं अगर एंगल सेम नहीं आ रहा है, मींस चारों ओर यहाँ पर देख लो, चारों ओर यहाँ पर निकल जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्यूज कहीं सरफेस होगा। दोनों को एक ही पिक्चर में समझाया तो दोनों के लिए अलग अलग सरफेस तो पॉसिबल नहीं था, तो फिर मैं आपको समझाने के लिए पिक्चर दे दिया। तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो डायग्राम के साथ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि हाउ इज अ प्लेन ग्लास मिरर मेड, मीन जो एक प्लेन ग्लास मिरर जो नॉर्मल आपको घर में मिरर होता है उसी को हम लोग बोलेंगे प्लेन ग्लास मिरर, ठीक है। तो कैसे बनता भाई, कैसे बनेगा कैसे, वही हम लोग को पूछा। उसके बाद बोला व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मिरर। तो एक मिरर का एक अच्छा खासा मिरर जो कि एकदम सही सलामत है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को बताने में, सिंपली हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक बताना है मिरर के बारे में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो भाई लोग, इसका जो आंसर है वो काफी ज्यादा सिंपल है और आसान है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है अ प्लेन मिरर इज फॉर्म। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि एक प्लेन मिरर बनता कैसे है, तो यहाँ पर सुन लो, यहाँ पे ठीक है, ध्यान से सुनो। अ प्लेन मिरर जो बनता है वो बनता है वन सरफेस ऑफ द मिरर ओपेक, ठीक है। अगर हम लोग वन सरफेस, कोई भी हम लोग ग्लास लेंगे, उसका एक सरफेस को जो है हम लोग ओपेक कर देंगे, ठीक है, बस सिल्वरिंग, मतलब कि पीछे जो होगा उसका हम लोग सिल्वर पॉलिश कर देंगे, ठीक है। एंड देन बाय अ थिन कोटिंग ऑफ रेड लीड ऑक्साइड पेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या जाता है कि अगर हम लोग कोई भी ग्लास शीट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग एक तरफ ओपेक करेंगे। ओपेक कैसे करेंगे, ओपेक ऐसे किया जाता है, ओपेक का मतलब क्या होता है, ठीक है, ओपेक का मतलब वो कि वहाँ से लाइट पास नहीं कर पाएगा, ठीक है, वहाँ से पास आउट हो ही नहीं पाएगा वो। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लेंगे, उसका हम लोग सिल्वर पॉलिश कर देंगे। सिल्वर पॉलिश करने से होगा कि सबसे पहले तो ओपेक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर उसको रेड लीड ऑक्साइड से पेंट किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि सिल्वर जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए, ठीक है, नहीं तो वो झड़ जाएगा सिल्वर, उसके बाद वो मिरर नहीं रह पाएगा, प्लेन मिरर नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली ग्लास को लेंगे, उसकी एक साइड को जो है हम लोग सिल्वर पॉलिश कर देंगे, बस आप लोग को इतना समझना है, ठीक है। सो हम लोग को वो मिरर बन जाएगा, सिंपल है, प्लेन मिरर हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा था, एक आइडियल मिरर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो यहाँ पर एन आइडियल मिरर हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो स्मूथ दैट इट रिफ्लेक्ट बैक ऑल द लाइट रेज स्ट्राइकिंग विदाउट एनी एब्जॉर्बेंस। मींस एक आइडियल मिरर जो होगा वो जितना भी उसके ऊपर लाइट रे पड़ेगा वो सभी को रिफ्लेक्ट कर देगा, एक को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो वैसा मिरर को हम लोग एक आइडियल मिरर बोलेंगे, मींस उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी हो सकता है, जो एक मिरर होता है वो सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट बनाएगा, सेम हाइट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये सब जो होता है वो अलग कैरेक्टरिस्टिक है, बट एक आइडियल मिरर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो बोला है हाउ कैन यू गेस द टाइप ऑफ मिरर टू बी प्लेन और कर्व विदाउट टचिंग। सो अगर आप लोग के पास कोई भी एक मिरर दे दिया जाए तो आप लोग उसको कैसे बोलोगे ये प्लेन या फिर कर्व है, ठीक है, उसको टच आपको नहीं करना है, विदाउट टचिंग आप लोग कैसे बोलोगे। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो सिंपल है, हम लोग देखेंगे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर, अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर बाय ब्रिंगिंग आवर फेस क्लोज टू ईच मिरर टर्न बाय टर्न। तो यहाँ पर देखो कर्व मिरर करने का मतलब यहाँ पर दो मिरर और होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो उसका प्रकार होता है दो, तो वो होगा, ठीक है। तो एक प्लेन मिरर हो गया और दो मिरर ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इसको अपने आंख के सामने लाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर उसके बाद हम उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, वो उससे अगर मैच हो गया, उसका मान लो एक प्लेन मिरर उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो मिरर का मैच हो गया, तो हम मान लेंगे कि वही मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे हम लोग मैच करेंगे, सिंपल है, हम लोग सबसे पहला का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मींस एक प्लेन मिरर का, ठीक है। सो एक प्लेन मिरर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, द इमेज ऑफ द सेम साइज एज आवर फेस इट इज अ प्लेन मिरर। सो हम लोग क्या किए थे, उसको अपने फेस के सामने लाते, ठीक है। सो अगर वो जो इमेज बनाएगा, एक मिरर हमेशा इमेज बनाता है, राइट, तो अगर वो इमेज हम लोग का सेम साइज जिसका हम लोग का मुंह है सेम उसी टाइप का वो कॉपी टू कॉपी बना लेता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद वो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा नहीं बना, एक बार बना देते, ये देखो कुछ ऐसा होता है, मीन समझ जाओ, अंदर जो एक केव टाइप का होगा, केव गुफा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखो इफ द इमेज इज मैग्नीफाइड इट इज अ कॉनकेव मिरर। अब आप लोग को पता होगा एक कॉनकेव मिरर जो होता है, मींस जो एक केव टाइप का मिरर होता है, ठीक है, ये जो होता है हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। जब भी बनाएगी मैग्नीफाइड इमेज ही बनाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, अगर वो मैग्नीफाइड इमेज बना रहे हैं तो कॉनकेव मिरर है, अगर डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक जान के ही हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकते थे, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आइए यहाँ पर हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला विथ अ सूटेबल डायग्राम, ठीक है, मींस एक सुंदर ऐसा डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना है एक कर्व मिरर का, क्या क्या एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम उनको सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकल लेंथ, बस 3 ही चीज आपको डिफाइन करना है एक सूटेबल डायग्राम के साथ, ठीक है। एक डायग्राम बना देना, उसमें आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकल लेंथ आपको दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी कर देना। अब कर्व मिरर यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग बनाना और दोनों को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का अलग अलग बनाना। तो हम लोग को ये सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको खुद से करना है, ठीक है। हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम है। तो यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो छठा नंबर क्वेश्चन है वो बोला है यहाँ पर व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो आखिर क्या एडवांटेजेस होते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर होप की समझते हो, कुछ ऐसा होता है, काफी बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं आपको बार बार डायग्राम करके बता देता हूँ। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होगा वो कर्व आउटसाइड होगा, मींस यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा लाइट रे का, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, हमको इसका एडवांटेजेस बता देना है, ठीक है, सिंपल है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि उसके बाद हम लोग को स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ दिस मिरर, इस मिरर का जो है आखिर कहाँ पर यूज होता है वो हम लोग को बता देना। सिंपल क्वेश्चन, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका एडवांटेजेस क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। एक कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, मींस वो काफी ज्यादा चौड़ा और लंबा, ठीक है, रास्ता या फिर कोई भी जगह है तो उसको एक काफी छोटे ऐसे चीज में दिखा सकता है। इसका ये एक टाइप ऑफ एडवांटेजेस हो सकता है या फिर फीचर्स हो सकता है, जो भी आप लोग को, ठीक है, मींस काफी ज्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को आप लोग को काफी छोटे चीज में दिखा देगा, ठीक है। ये इसका फायदा होता है या फिर कह लो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अ प्लेन मिरर। टू यूजेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, अब यहाँ पर देखो 3 यूजेस है, तो आपको जो भी 2 अच्छा लगे लिख लेना, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर व्हेन कॉन्वेक्स मिरर आर यूज, जब ये कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाएगा, जो मैग्निफिकेशन होगा ऑब्जेक्ट का वो काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं होता और एक काफी ज्यादा बड़ी चीज को काफी ज्यादा छोटा करके दिखाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा बोला इट इज यूज्ड इन सनग्लासेस, सनग्लासेस
में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसलिए आपको अच्छा से दिखता है, ठीक है। वहाँ पर कॉनकेव का यूज़ नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, जरा सोचना घर पे बैठ के, ठीक है, आराम से। यहाँ पर तीसरा देख लो, इट इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अब व्हीकल्स में जो होता है इसी का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कॉनकेव का क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, ये भी आप लोग सोचना, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपको इसका आंसर जस्ट इसके ऊपर ही है, क्योंकि ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। मीन जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा रास्ता कोई काफ़ी छोटी जगह आपका आईना में दिखा देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, बट उस आईने में जो आपको इमेज दिखता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू का होता है, इसलिए जो है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर कॉनकेव का यूज़ नहीं किया जाता है। होप तो कि आप लोग ये समझते होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला है 7वां नंबर क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन टाइप ऑफ लेंस यूज किया जाता है, हाउ डज इट वर्क, और वो वर्क कैसे करता है, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल डायग्राम। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये 3-4 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं वो होता है हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस, जो कि हम लोग जस्ट ऊपर डिस्कस किए। अब इसको क्यों यूज करते हैं ये भी हम लोग को बताना था, बस हमको सिंपली एक्सप्लेन कर देना है कि उसको आखिर हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे आप लोग देखते होंगे काफी बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। तो उसमें जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, यूज टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर देन दे एक्चुअली आर। क्योंकि उतने बड़े वो होते नहीं, फिर भी उसको यूज किया जाता है ताकि वो अपने साइड से बड़े दिख सके, ठीक है। व्हाइल यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ग्लास इज केप्ट शॉर्टर देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब जब हम लोग उसको मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे यूज कर रहे हैं, तो आपको जो है उसका डिस्टेंस जो होता है एक फोकस और पोल के बीच में रखना होता है, मींस फोकल लेंथ के बीच में रखना होता है। इसी वजह से जो होगा आपका इमेज जो फॉर्म होगा वो अपराइट होगा, वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। मींस वो एकदम सीधा होगा, अपराइट मींस एक्सिस स्ट्रेट ऑन द एक्सिस होता है, वर्चुअल मींस जो वर्चुअल होगा, और जो रियल नहीं है तो उसको हम लोग वर्चुअल बोलेंगे, और मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हम लोग का नीचे जो इसका एक इमेज है, मेरे को पता है क्लियर इमेज नहीं है, बट नॉन कॉपीराइट मेरे को यही मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये हम लोग को उसका इमेज। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको जो यहाँ पर पोल है, ठीक है। तो पोल और फोकल लेंथ, सॉरी फोकस के बीच में रखा, जो कि हम लोग का फोकल लेंथ होगा, और इसलिए हम लोग को जो इसका इमेज मैग्नीफाइड मिला, अपराइट ऑन द स्ट्रेट एक्सिस मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग का ऑब्जेक्ट इमेज आप लोग देख सकते हो मैग्नीफाइड है, ठीक है। और ये तभी बना जबकि हम लोग उसको पोल और फोकस के बीच में रखे, ठीक है, मींस फोकल लेंथ पे रखे। नहीं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेज जो है आपको लॉस पता होगा, जब यहाँ पर यहाँ से गया और यहाँ से जाके ये जस्ट अपना जो है पोल को जस्ट वापस रिट्रेस किया। तो यहाँ पर हम लोग का इमेज बन गया, सिंपल इमेज बना के भी दिखा सकते हो। ये अच्छा रहेगा अगर आप लोग फिजिक्स में इमेज बना के दिखाओगे, तो कुछ नहीं भी लिखोगे ना, इमेज बना दोगे तो अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। ये एक टाइप ऑफ बोनस टिप्स समझ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो बोला हाउ इज द रेनबो फॉर्म इन नेचर। तो नेचर में रेनबो कैसे बनता है आपको इसको बताना है। इंद्रधनुष कैसे नेचर में हम लोग का बनेगा उसको हम लोग को सिंपली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला नेम द फेनोमेनन। सो यहाँ पर हम लोग को उस फेनोमेनन को भी डिस्क्राइब करना है जिस वजह से इंद्रधनुष जो आपको प्रकृति में देखने को मिलता है। सो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसका आंसर क्या होगा, व्हेन लाइट फ्रॉम द सन इज स्कैटर्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेन ड्रॉप्स हो सकते हैं, फिर फॉग हो सकता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है जहाँ पर लाइट जो है वो स्कैटर कर दिया जाता है बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि रिफ्रैक्शन ऑकर व्हेन द लाइट फ्रॉम द सन चेंज डायरेक्शन व्हेन पासिंग थ्रू अ मीडियम, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन ये होता है जब हम लोग को वन मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, मींस लाइट का बैंड होता है। तो यहाँ पर दूसरा मीडियम में डेंसर मीडियम देन एयर सच एज रेन ड्रॉप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी सन चेंज करता है डायरेक्शन, ठीक है, मींस सन से जो रेज आ रहा है वो चेंज करता है डायरेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, ठीक है, लाइक एयर जो होगा यहाँ पर डेंसर मीडियम देन एयर, ठीक है। तो एयर हम लोग का नॉर्मल एयर है, उसके बाद जब हम लोग का रेन ड्रॉप जो कि डेंसर होगा एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है। तो उससे अगर वो डेंसर होगा तो वहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट रे होगा, इस वजह से वहाँ पर हम लोग को रेनबो देखने को मिलेगा। हालांकि ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। आप लोग आगे पढ़ोगे अगर 9 में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देखोगे ये जो होता है थोड़ा सा डिस्पर्सन में भी इसका थोड़ा हाथ होता है। डिस्पर्सन क्या होगा आप लोग आगे पढ़ोगे तो उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करोगे, सिंपली आपको इसका यहाँ तक आंसर लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन दोनों होता है, तो वो भी लिख दोगे तो अच्छा होगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होगा, व्हाइट लाइट जो होता है 7 कलर में स्प्लिट कर जाता है, इसलिए आपको 7 कलर ऑफ रेनबो देखने को मिलता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का नंबर क्वेश्चन है वो बोला कि शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सो हम लोग को बताना है एक इमेज फॉर्मेशन कौन मिरर से, सो कॉनकेव मिरर से जब एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाएगा तब कैसा इमेज बनेगा, तो उसको हम लोग को बताना है कॉनकेव मिरर के एग्जांपल से, ठीक है। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर दे रखा है, तो इसको हम लोग को ध्यान रखते हुए इमेज फॉर्मेशन बनाना है, जबकि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाएगा, इंफिनिटी पे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आप लोग जैसा कि देख सकते हो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम लोग का गया लाइट, तो जैसे कि देख सकते हो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम लोग का फोकस से पास किया, फिर नीचे से हमने एक लाइट किया, ये फिर से यहाँ से फोकस से पास किया क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग का जो इमेज है वो फोकस पे बन रहा है, ठीक है। सिंपली हम लोग यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं फोकस पे बन रहा है। क्यों बन रहा है, तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो प्रोसेस है मीन जो ये रूल्स है उसको फॉलो करते हुए ये इमेज आपको बना के दिखाना होगा। काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। और हमने इसका एक बात ध्यान रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमेशा जो होता है फोकस पे बनाता है, या अगर कोई भी चीज फोकस पे तो हमेशा जो होगा इन्फिनिटी पे बनाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी और फोकस का जो है आपस में कनेक्शन है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट। तो आप लोग क्या समझते हो प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट से, मीन हम लोग को प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट जो इसके बारे में बताना है। द मून अपीयर्स येलो ऑन अ फुल मून डे, व्हाई। तो बस येलो ही नहीं दिखता, अलग अलग कलर का दिखता है। यहाँ पर येलो दे रखा है, तो आखिर क्यों फुल मून के दिन जो होता है, मून जो होता है मीन चंदा मामा जो होते हैं वो पीले कलर के दिखते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो दोनों हो सकते हैं क्वेश्चन जो होगा आपस में रिलेटेड होगा, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना और पहला क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन के साथ जोड़ने की कोशिश करना। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। मीन
मीन्स प्राइमरी कलर्स हम लोग का क्या क्या होता है, इसी को हम लोग प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर्स जो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू होता है, और इसी को मिला के आपका जो दूसरा कलर होता है ब्राउन हो गया, येलो हो गया, जो भी अलग अलग कलर है, तो इन्हीं तीनों कलर का मिक्सचर से बनता है। बिकॉज बाय मिक्सिंग दीज 3 कलर्स वी आर एबल टू मेक ऑल पॉसिबल कलर, जितने भी बाकी सब कलर है इन्हीं तीनों के मिश्रण से बनते हैं, मिक्सचर से बनते हैं, ठीक है। तो इतना सिंपल है। फिर यहाँ पर जो दूसरा हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हम लोग का मून येलो क्यों दिखता है, ठीक है। फुल मून देखो येलो, आखिर येलो ही क्यों दिखता है, मून येलो क्यों दिखता है। सिंपल सा इसका आंसर है, आखिर होता क्या है, when the moon is near the horizon the moonlight must pass through much more atmosphere than when the moon is directly overhead। मीन जब हम लोग का फुल मून डे होता है, जो हम लोग का जो मून होता है वो होराइजन पे होता है, ठीक। होराइजन मीन जो होता है एकदम जस्ट स्ट्रेट होता है हम लोग का अर्थ से, और जबकि हम लोग का जब हाफ या फिर फर्स्ट क्वार्टर होता है तो उस समय ओवरहेड पे होता है, तो ऐसा होता है। बाय द टाइम, यहाँ पर बोला जा रहा है बाय द टाइम द मून लाइट रीच योर आईज द ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल पीस ऑफ विजिबल लाइट हैज बीन स्कैटर्ड अवे बाय एयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो होता है हम लोग का ब्लू, ग्रीन और पर्पल जो होता है ये स्कैटर हो जाता है, जो बचता है वो होता है रेड, ऑरेंज या फिर येलो, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है लेमडा जो होता है इसका बड़ा होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ बड़ा होता है, राइट। तो इस वजह से जो होता है हम लोग को रेड, येलो या फिर ऑरेंज देखने को मिलता है हम लोग का मून का कलर फुल मून डे, क्योंकि इसका वेवलेंथ ही काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो स्कैटर नहीं हो पाता। जबकि ब्लू जो होता है, वायलेट जो होता है, सब स्कैटर हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का 11वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स का, वो हमने से पूछा आखिर लेंस क्या होता है। काफी ज्यादा सिंपल है। व्हिच फेनोमेनन ऑफ लाइट इज यूज्ड इन लेंस। तो कौन सा फेनोमेनन से लेंस जो होता है वो वर्क करता है। डिफाइन फोकल लेंथ करना है, बताओ लेंस का। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो यार ये रहा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का, और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो काफी ज्यादा सिंपल इस क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पहला क्वेश्चन था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को जरूर से पढ़ के जाना है। एंड हम लोग का वीडियो खत्म हो गई, हम लोग का लास्ट है, तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, लेंस द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच कॉन्सेंट्रेट और डिस्पर्सेस लाइट रेज व्हेन पास थ्रू देम बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो लेंस जो होता है वो रिफ्लेक्शन से वर्क कर रहा है। यहाँ पर सिंपली देख सकते हो द वर्किंग ऑफ अ लेंस इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लेंस क्या पूछा था, तो यहाँ पर पूछा गया है कि लेंस क्या होता है। सो लेंस द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनता है, जो कि कॉन्सेंट्रेट करता है या फिर डिस्पर्स करता है, या तो एक जगह वो एकाग्रित करेगा या फिर एक जगह से भ्रमित करेगा, ठीक है। दोनों में से वो एक ही काम करता है, जो कि अलग अलग लेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्टिव या फिर कॉन्वेक्स का बात किया जा रहा है। तो जब भी उसके अंदर से लाइट पास होगा तभी वो ये वर्क करता है। और कौन से फेनोमेनन से वर्क करता है, सो रिफ्लेक्शन से वर्क करता है। तो उसके बाद पूछ रहा था कि हम लोग का फोकल लेंथ क्या होता है। सर डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकल पॉइंट ऑफ अ मिरर और लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमेशा बताया कि फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का सिंपली लेंस होता क्या है, वो कौन सा फेनोमेनन पे वर्क करता है, और फोकल लेंथ क्या होता है एक लेंस का। तो यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है बेस्ड ऑन वो कौन सा लेंस पूछा है, ठीक है। अगर पूछ गया है कॉनकेव का क्या होता है तो उसका अलग होगा, कॉन्वेक्स का क्या होता है तो उसका अलग होगा। जो भी है हम लोग का वीडियो यहाँ पर एंड होता है। हम लोग मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, मिलते हैं उस वीडियो में। एंड इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, उसका भी वीडियो तैयार है, बस एडिटिंग करके पोस्ट करना है। तो मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।